न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहस का नंबर 1 शो है। क्या वाराणसी यूपी चुनाव का गेम चेंजर साबित हुई और क्या काशी ये तय करेगी कि यूपी में अब की बार किसको सरकार मिलेगी? आज दाल ठोक के ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत कहीं लगाई तो वो काशी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी काशी में 3 दिन का मेगा शो कर रहे हैं। एक हफ्ते से केंद्र सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों का वाराणसी में महाकुंभ लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वाराणसी में बीजेपी की हालत इतनी बुरी है कि खुद पीएम मोदी को 3 दिन तक मोर्चा संभालना पड़ रहा है? क्या बनारस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है या फिर बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह काशी के जरिए यूपी जीतना चाहती है? आज यूपी चुनाव के 6ठे राउंड में 49 सीटों पर वोटिंग हुई और 8 मार्च को यूपी में आखिरी चरण के चुनाव में 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2014 में जब पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए काशी को चुना तब पूर्वांचल की 170 विधानसभा सीटों में से 137 सीटों पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में बहुत बढ़ोतरी हुई, जबकि 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को विधानसभा की इन्हीं 170 में से सिर्फ 19 सीटें मिली थी, उसी पर कामयाबी हासिल हुई थी। तो क्या बीजेपी को 2014 वाली मोदी लहर की उम्मीद काशी से ही है? क्या काशी बीजेपी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और क्या वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन को यूपी में जीत के दावों का आधार माना जा सकता है? अगर हाँ, तो काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? इसी पर आज ये बड़ी बहस होने वाली है। खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। 13 मार्च को सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा। ये दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए केवल अब ये चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दर्शन करने आए थे और शाम में उनकी एक सभा थी, लेकिन वो इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आज रोड शो किया है। जो लोग एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं वो कभी खुली जीप में गलियों में से नहीं गुजरते। केंद्र में मोदी सरकार की कार्य पद्धति को देख करके हमारे इश्यू को हाथों हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। काशी की जनता जिस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है, आपको संकेत मिल गया होगा कि 11 मार्च को राहुल जी जिस भूकंप को बुला रहे थे वो आने वाला है और उस भूकंप के झटके भी राहुल जी को, सैफई के राजकुमार को और बुआ जी को लगने जा रहे हैं। दाल ठोक के आज का पहला सवाल, काशी में शक्ति प्रदर्शन से जीतेंगे यूपी का रण? दूसरा सवाल, काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव का गेम चेंजर बनेगा काशी? सवाल तो बस यही है कि काशी विश्वनाथ किसे बनाएंगे यूपी का नाथ, लेकिन इसके लिए आखिर के फेज में इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ गई? संबित पात्रा साहब, डॉक्टर पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक सर्जन भी है। डॉक्टर पात्रा, बहुत बहुत स्वागत है। कॉलेज के दिनों से ही डिबेट में हिस्सा लेते आए हैं और एम्स द्वारा आयोजित मेडिकल मीट्स में 2 बार चैंपियन भी रह चुके हैं।
हमारे साथ घनश्याम तिवारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है, 2010 और 2015 के बीच जेडीयू की बिहार यूनिट के सलाहकार के तौर पर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र त्रिपाठी साहब बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि 21 सालों तक बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो के चीफ रहे हैं और यूपी की राजनीति को बहुत बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबे अरसे से क्योंकि कवर कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1.5 मिनट आप सभी को मिलने वाला है, उसके बाद बजर लगेगा और फिर ये डिबेट ओपन कर दी जाएगी। और इसीलिए डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी फेज में 40 सीटों के लिए इतने भव्य रोड शो की, इतनी भव्यता की, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े कैनवस को दिखाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आपको डर है कि कुछ हाथ से निकल रहा है? रूबिका जी, पहले तो चूंकि बनारस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और बनारस के राजा काशी विश्वनाथ को माना गया है, आज प्रधानमंत्री ने वहां दर्शन भी किए हैं, तो पहले उनको प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय वनंग मदापहारम काशी पुराधिनाथ भज विश्वनाथम। विश्वनाथ को याद करते हुए आप देखिए, मेहनत करना अवगुण नहीं है, मेहनत करने वाले ही पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करने वालों का हमेशा गुणगान होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री, अगर हमारे नेतागण मेहनत कर रहे हैं तो ये अवगुण थोड़े ही है। ये तो हम धन्य है कि हमारे पार्टी में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो थकते नहीं हैं, अथक परिश्रम करते हैं, और बाकी जगह ये है ही नहीं। ऐसे नेता कहीं और नहीं है जो 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं। आपने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या नरेंद्र मोदी जी का दांव किसी प्रकार, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी? देखिए, आप याद करिए, 2012 से यदि पूरे भारतवर्ष में मीडिया के अनुसार और अपोजिशन के अनुसार किसी का दांव, प्रतिष्ठा दांव पे लगा है तो वो केवल नरेंद्र मोदी का है। एक ही स्टूडेंट है जो बार बार एग्जामिनेशन में बैठ रहा है और हर कोई पूछता रहता है इस बार पास होगा कि फेल होगा, यूपी का चुनाव है अब पास होगा कि फेल होगा। मैं तो ये पूछता हूं, बाकी स्टूडेंट्स कहां नदारत है, कहां है राहुल जी? हर एग्जाम में फेल होने के बाद भी हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वो परमानेंटली फेल हो गए हैं? और हर एग्जाम में पास होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे क्यों लग जाती है? यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता प्यार करती है, देश की जनता चाहती है। चलिए सर, बजर अप हो गया है, लेकिन आपकी बात में इतना विरोधाभास क्यों? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन वो अथक प्रयास लगातार तो करते चले जा रहे हैं और इसी प्रयास से आपने शुरुआत की थी। फिलहाल मैं आपके पास आऊँ उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मुझे ये खबर मिली कि युवराज ने और अखिलेश ने 2 बार अपना बनारस का रोड शो जो है वो चेंज किया, जो शेड्यूल था, जो प्लान था। क्या वजह थी? आपको भी ये कोई डर था कि इन दी एंड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा तो जो कोई भी लहर बन रही होगी वो पीएम एनकैश कर जाएंगे और इसीलिए आज का वक्त चुना? आपको भी डर सता रहा था? तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं जानबूझ के खामोश था क्योंकि मैं विजय चौक पर हूँ और संसद मेरे बगल में है। मैं चाहता था कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी दिखाऊं कि संसद में कैसा सन्नाटा है जब देश का प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए दिल्ली छोड़ करके चला जाता है चंद वोटों के लिए, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए। संबित पात्रा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हर रोज एग्जाम देते हैं। ये संसद खाली पड़ा है भाई साहब। यहाँ इस एग्जाम में पास होंगे तो वो जो सेना पर जो सैनिक गोली खा के पड़ा रहता है उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सरकार गलत दिशा में है, किसान मर रहे हैं, आप जो लोन दे रहे हैं उससे सुसाइड नहीं रुक रहा है। आज की खबर है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री दूसरे के इम्तिहान में जाके बैठ जाते हैं। संसद का एग्जामिनेशन हॉल खाली है जहां पे उन्हें बिठाया गया था। संबित पात्रा जी मंत्र पढ़ रहे थे जैसे कि काशी से लोकतंत्र चलता है। भाई साहब, ये लोकतंत्र देश के गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार सब मिलकर चलाते हैं और उनको आपने कोई काम नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाया है। 3 साल हो गए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं। आप बताइए क्या काम किया है साहब? आप जब सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद आपको कहता है कि किसानों के लिए जो रास्ता आपने अपनाया है वो उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, कोई जवाब है आपके पास? प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर के ये पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी अंतिम चुनाव में जब यहाँ पर उनका पांव खड़ चुका है तो एक विधानसभा की सीट जीत जाए ताकि उनकी साख बच जाए।
ये दूसरे के एग्जाम में बैठ करके फेल होना प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है, जो देश ने दिल्ली में देखा है और बिहार में देखा है और पुनः उत्तर प्रदेश में देखने जा रहा है। भाई साहब कान कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, बजर अप हो गया है। आपको सन्नाटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन यही संसद जब हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, पूरा का पूरा सेशन स्वाहा हो जाता है, तब आपकी नींद नहीं जगती है, तब आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन आज आपको लग रहा है कि काशी में जो रोड शो हो गया है और जिस तरीके से बहुत मेहनत वहां की जा रही है, तो आपको परेशानी हो रही है संसद के सन्नाटे से। इस पर मैं आपसे बात करूंगी और आप दोनों आमने सामने हो सकते हैं, डॉक्टर पात्रा और आप। लेकिन अब जरा मुझे जितेंद्र त्रिपाठी जी का रुख करने दीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी, मैं जब पूर्वांचल के बारे में पढ़ रही थी तो 2007 में पूर्वांचल ने सिर्फ और सिर्फ मायावती को पसंद किया था। 170 सीटें जब तब हुआ करती थी उसके 28 जिलों की, उसमें से 97 सीटें सिर्फ मायावती ले गई। आज उनका नामो निशान तक नहीं है, वो भी बनारस में है। कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ 2 लोग आमने सामने दिख रहे हैं। जितेंद्र जी अपना सवाल रिपीट करेंगी रूबिका जी? आपकी आवाज चली गई थी लास्ट में। सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 2007 में पूर्वांचल ने मायावती को बहुत बहुत मोहब्बत, अपार जैसे प्यार कहते हैं ना, वो दिया था। 170 सीटें तब होती थी 28 जिलों की, उसमें से 97 ले गई थी वो। आज उनकी चर्चा तक नहीं है, वो बनारस में है, कोई जिक्र तक नहीं है उनका। सिर्फ 2 तरफा फाइट दिख रही है, या तो गठबंधन या फिर बीजेपी। नहीं, आज तो बहन जी ने कितनी बड़ी रैली रोहनिया में की है, ये आपने देखा होगा। और ज़बरदस्त भीड़ उस रैली में आई है, ज़बरदस्त भीड़ उस रैली में आई है। मैं ये जो अभी मोदी जी की जो रोड शो है, इसकी जो बात चल रही, इस पर थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जितना प्रचंड समर्थन हमको पहले 5 चरण के चुनाव में मिला है, उससे मोदी जी और भाजपा के छक्के छूट गए हैं। अब इनको लग रहा है कि जो बाकी 2 चरण के बचे हैं, इसमें जो भी हमें मिल जाए, क्योंकि अब भाजपा की साख पीछे रह गई है। वहाँ से लोकल सांसद मोदी जी हैं, तो मोदी जी की साख अब दांव पे लगी हुई है। मोदी जी को भाजपा से ज़्यादा अपनी इज्जत की चिंता है। उनको लग रहा है कि बनारस की 8 सीटों में अगर हमको 3-4 सीट नहीं मिली तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी, कैसे मुंह दिखाऊंगा देश को। अगर भाजपा की इज्जत की उनको इतनी चिंता होती, पहले 5 चरण में भाजपा को जिताने की इतनी चिंता होती, तो ये रोड शो बुंदेलखंड में क्यों नहीं हुआ, ये रोड शो सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं हुआ, ये रोड शो यूपी के अन्य शहरों में क्यों नहीं हुआ। आज जब 5 चरण के चुनाव में इनको अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है, छक्के छूटते दिखाई दे रहे हैं, तो अब लग रहा है कि जो बाकी 2 चरण बचे हैं, इसमें जो भी मिल जाए, किसी तरह अपनी इज्जत बच जाए। भाजपा की इज्जत से बड़ी अब मोदी जी की इज्जत हो गई है। हम तो अभी तक यही समझते थे कि भाजपा की इज्जत बड़ी है। कितने बरसों तक हम ये भूल करते रहे, कितने बरसों तक हम ये भूल करते रहे, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। ठीक है सर, लेकिन किसके चेहरे पर धूल होगी और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन यूपी का नाथ बनेगा, सर ये तो 11 को सामने आएगा। अभी से हम इसका आकलन करने बैठे तो ये जो 2 फेज है, ये इसकी कसर जो है वो खत्म हो जाएगी। बहरहाल मेरे साथ अब 2 पत्रकार भी हैं। एक हमारे विशाल पांडे हैं जो लगातार चीजें कवर कर रहे हैं और काशी से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप जरा बताइए, ये 40 सीटों के लिए, आखिरी फेज के लिए इतनी ताकत? बिल्कुल रूबिका जी, अगर हम आखिरी फेज की बात करें जो कि 7वां चरण है, बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, इस इलाके में चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर निगाह किसी ज़िले में है तो बनारस, और इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होना। यहाँ पर 2 चीज़ें लगातार एक साथ चल रही हैं। एक तो बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरह से 8 की 8 सीटों पर वो क्लीन स्वीप करे, तो दूसरी तरफ गठबंधन की कोशिश ये है कि अगर 8 में से 3 से 4 सीटें भी गठबंधन के कोटे में आ जाती है तो उन लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनको हराया। तो यहाँ पर लड़ाई प्रतिष्ठा की चल रही है, यहाँ पर लड़ाई यूपी से ज्यादा देश की राजनीति के लिए बनारस में चल रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च 3 दिन बनारस में रहेंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और
डिंपल यादव बनारस में रोड शो करेंगे। दूसरी आज जो सबसे खास बात रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किया, वहां जलाभिषेक किया। उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी और डिंपल यादव का भी एक कार्यक्रम आता है कि वो लोग भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। यानी कि बनारस में चितपट हर एक दाव यहां पर चला जा रहा है, कोई दाव नहीं खाली छोड़ा जा रहा है जिससे एक दूसरे को पटखनी देने में कोई पीछे रह जाए। अब भीड़ की रही बात, मैंने दोनों के रोड शो देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लगातार रहा, अखिलेश राहुल का रोड शो बीच रास्ते तक कवर किया। भीड़ अगर पैमाना देखिए तो भीड़ दोनों ही रोड शो में किसी को कम नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन आगे क्या होता है ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा, पर बनारस की गलियां सियासी ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं रूबिका। ये भीड़ वोटों में तब्दील कितनी होती है, यही तो सबसे बड़ा पेच है और यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो भी तादाद में वहां पर पहुंच जाते हैं। विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। अब जरा रामदत्त त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, काशी मोक्ष और मुक्ति के लिए जानी जाती है। बीजेपी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती रहती है, तो यहाँ पर मोक्ष और मुक्ति किसे मिलेगी, जरा ये डिकोड कर दीजिएगा। हालांकि उसके लिए 11 मार्च आप कहेंगे अभी वक्त है। तो ये इतना बड़ा पावर प्ले क्यों सर, ये 40 सीटों के लिए? देखिए, आज सुबह से मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे कब से नहीं गए, इतने दिन हो गए, और जबकि इतना अमेरिका में भारतीयों पे इतना संकट है, एक इंजीनियर की हत्या भी हो गई, आज भी एक व्यापारी के हुआ, वीज़ा मिलने में संकट है, तो प्रधानमंत्री जी इतनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को छोड़ के बनारस पे सारा शक्ति ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं? तो मैंने बनारस फ़ोन किया था अपने एक मित्र को, तो उनका ये कहना था कि अगर बनारस में कुछ काम किया होता 2.5-3 साल, तो आज उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके और काल भैरव महाराज से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, बनारस में आशीर्वाद नहीं लेना पड़ता। देखिए, वहाँ बुनकर इतना बड़ा हमारा उद्योग है, बुनकरों के लिए कोई काम नहीं हुआ। वहाँ कालीन का उद्योग बगल में, उसके लिए नहीं हुआ। मैं घूम के आया देवरिया, गोरखपुर, इतनी चीनी मिलें हैं बंद पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी गंगा जी के घाट पे मैं गया था अभी परसों, 80 घाट पे देखा तो सजावट बहुत अच्छी है, बिजली है, जगमग है, नृत्य संगीत कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन गंगा जी के पानी में कोई उसका शुद्धिकरण का नहीं हुआ। वहाँ के जो बोटमैन है उसने कहा कि साहब जब तक नालों में ये नाले गिरते रहेंगे तब तक नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी की समस्या ये है कि उन्होंने वहाँ अपने लोगों से ही उनका संपर्क नहीं है, संवाद नहीं है, और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। वहाँ काफ़ी बगावत है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में टिकटों को वितरण को लेके। तो चिंता यही है कि अगर पूरा यूपी में वो जीत भी जाते हैं, बहुमत मिल भी जाता है, और बनारस में हार जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को जो इमेज है कि वो नहीं, लेकिन 2.5 साल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, एक एमपी के तौर पर, एक पीएम के तौर पर समझ में आता है, लेकिन अब तो 5 साल पूरे हो गए। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि काशी में वो कस्में खिलवा देते हैं कि हम 24 घंटे जो है बिजली देते हैं? अब मैं ये डिबेट ओपन कर रही हूँ, आप अपनी बातें सामने रख सकते हैं। डॉक्टर पात्रा, आप जवाब भी दे दीजिए और मुझे एक चीज़ डिकोड करके बता दीजिए, सच बताइए, ये फाइट सिर्फ यूपी की है या कुछ और मामला है? ये 40 सीटों में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, IT सेल क्रिएट कर देना, क्या बात है सर? अगर इतना काम आपने किया है और आप बोल रहे हैं कि काम जो है हमें कहीं ना कहीं मदद कर जाएगा, तो फिर इसकी क्या जरूरत आ गई? एकदम लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली की तरह आपने भव्य कैनवस क्रिएट कर दिया, क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं अपने मित्र घनश्याम तिवारी जी को कहना चाहूँगा। आज वो संसद के सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। घनश्याम जी, थोड़े ही दूर पे सुप्रीम कोर्ट भी है, थोड़ा सा मुड़ के सुप्रीम कोर्ट की भी देख लीजिएगा। जिसने कहा है कि किसान आपके राज्य में मर रहे हैं, बावजूद भी गायत्री प्रजापति भाग गए। सर मैं सर ऐसे लड़ाई से नहीं होती है सर, प्लीज सर। देखिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं आपसे घनश्याम जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो जनता पसंद नहीं करेगी। हम लोग युवा हैं, हम लोग अच्छे से ढंग से अपने विषय को रखें। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी प्रॉमिस करता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ थोड़ा मुंह मोड़ के देखिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को पकड़ने के लिए कहा, और इतने भीड़ के बावजूद उत्तर प्रदेश में उसके एक तरफ भैया खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रियंका जी खड़ी हैं, पीछे राहुल जी खड़े हैं, उसके बाद भी वो भाग के चला गया। आप बताइए क्या काम उस भीड़ का? जो भीड़ का मंत्र, आपने मुझे कहा कि मैं विश्वनाथ जी का मंत्र पढ़ता हूं, मैं बताता हूं समाजवादी पार्टी का मंत्र क्या है। समाजवादी पार्टी का मंत्र है नजराना, शुक्राना, हकराना, जबराना।
आपने 5 वर्ष तक नजराना और शुक्राना भाजपा का जबराना मंत्र है बड़बड़ाना। किया, तभी तो आपका चंद दिनों महामंत्र पहले- है बड़बड़ाना। सर, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे नेता केवल बड़बड़ाते ही रहते हैं। फिर बीच में आपका समय आएगा, बोलिएगा सर। ऐसे हमारा समय आ रहा है 11 मार्च। प्लीज ऐसे नहीं, बीच में नहीं। सर आपका जब समय बोलने का आएगा तब बोलिएगा, ऐसे बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर पात्रा डिकोड कीजिए, मेरे लिए डिकोड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों की आत्महत्या पर भी आपसे जवाब मांगा है, वही सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा है। इसीलिए आप दोनों उसी कटघरे में खड़े अभी हाल फिलहाल, इसलिए आप दोनों एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, जनता सब जान रही है। आप तो मुझे ये बताइए, मुझे आप काशी का ये मामला डिकोड कर दीजिए, फॉर्मूला समझा दीजिए। ये क्या वजह है कि इतने भव्य तरीके से आप लोग आखिरी फेज के लिए, बाकी फेज में कहां गायब थे सर आप लोग? ये भव्यता क्यों गायब थी? रूबिका जी आप खुद बताइए, क्या हम किसी भी फेज में आज तक हिंदुस्तान के किसी भी इलेक्शन में हम गायब रहे? हम हर जगह जमीन पे रहे। बल्कि आप लोग हमेशा डिबेट में कहते थे नरेंद्र मोदी जी देखिए रैली आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, और पांचों जो छठा चरण आज हुआ, अब तक सारे चरणों में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर अपने हैसियत को दिखाया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, बीएसपी के प्रवक्ता ने जो डिकोड किया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर बनारस में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। मैं आदरणीय बीएसपी के प्रवक्ता को पूछना चाहूंगा, साहब 2014 में हाथी ने अंडे दिए, उसके बाद भी आप लोग तो चेहरा दिखा रहे हैं। थोड़ा अपने चेहरे की चिंता करिए। हम लोग अभी शासन में भी हैं, मैं अहंकार नहीं करना चाहता, मगर कृपया करके अपनी चेहरे की चिंता करिए। आप लोग चेहरा दिखाते फिर रहे हैं। बता रहा हूं। हाथी ने अंडे दिए, उसके बाद आप जवाब सुन लीजिए कि हम चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जवाब सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब मांगती हूँ। आप बीएसपी और समाजवादी पार्टी से सवाल करने लगते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी बोलिए। 2014 में हाथी ने अंडे दिए, 4-5 बार सुन चुका हूं, 4-5 चैनल पे बोल चुके हैं। आपकी पार्टी तो 1980 तक अंडे देती रही, तो अंडे दिए ही हैं तो क्या 2 सीट, उसके बाद 4 सीट। तो आपकी पार्टी भी तो 1980 तक अंडे देती रही, कहां है वो अंडे? है दूसरों के अंडे बड़े समझ में आ रहे हैं, आपकी पार्टी 1980 तक अंडे देती रही, कहां क्या करते रहे आप? और छोड़िए ये अंडे वंडे, हमारी पार्टी की धमक, जो हाथी की चाल, जो हाथी की मदमस्त चाल, जो झमाझम वोट पड़ रहे हैं, उसको देख के आपकी हालत खराब है। पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठा, 25 मंत्री वहां बैठने को मजबूर हो गए हैं, पूरी सरकार वहां बैठी है। जैसा कि घनश्याम भाई ने कहा, तो लग नहीं रहा है कि हाथी झमाझम चल रहा है। अरे सुनिए तो, अरे आप तो कह रहे हैं बीच में बोलते नहीं थे, क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? मैं तो आपके बीच में बोला नहीं। आप तो बहुत समझदार, बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं। संबित जी माफ करिए प्लीज, थोड़ा सा बोलिए। आप ठीक बोल रहे हैं, तो आप ही को बोलना है। ठीक है बोलिए। ठीक, हाँ ठीक बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 5 तारीख होगी, 5 तारीख तक मोदी जी बराक ओबामा और पुतिन वगैरह को ना बुला लें वहां पे कि मेरी मदद कर दो। सब कुछ तो सारे दोस्त यार उनके कैबिनेट वहां पे आ ही गया है। अब जो विश्व वाले उनके दोस्त हैं, कल हो सकता है वो भी प्रचार में आ जाएं। बहुत बुरा हाल है। संबित जी इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 3 सीट थी वहां पे। मोदी जी की कोशिश यह है कि श्यामदेव राय चौधरी को जो नाराज किया उनको किसी तरह मना लें, और किसी तरह 3 सीट भी आ जाए तो उनकी इज्जत रह जाएगी, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आपकी पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी। घनश्याम तिवारी जी, आप अपनी पार्टी की बात कहिए, आप अपनी पार्टी की बात और क्षेत्र में तो नहीं गए, बुंदेलखंड में नहीं गए, लखीमपुर में नहीं गए, पूरा टाइम दे दिया सर, पूरा टाइम आप लोगों को दे दिया है। मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस बार जिस तरीके से डिबेट हो रहा है और जिस तरीके से रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, चाहे वो आप लोग हों, चाहे वो आपके तमाम बड़े सीनियर लीडर्स हों, इतने जुमले और एक एक इस किस्म के वर्ड्स, ये आप कौन सी डिक्शनरी से सर ला रहे हैं कि जहां काम पर चर्चा हो नहीं रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वैसे शब्द निकले जा रहे हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ इसी पे हाथी अंडे दे रहा है, मदमस्त चाल हो रही है, महावत पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सर क्यों काम पर आप लोग बहस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या मिसिंग है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो गिनाए ना ये, ऐसा क्या हो गया? क्या काम नहीं किया आप वो गिना सकते हैं सर? क्या काम नहीं हुआ आप वो गिनाइए। काम पर चर्चा हो नहीं रही है। मोक्ष की नगरी में शक्ति प्रदर्शन की पावर प्ले की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को भी और गठबंधन को भी। बीएसपी कहां थी? ये वो सारे सवाल है जो आज बड़ी तादाद में भीड़ वहां पहुंची थी, नेताओं को देख तो रही थी पर सोच भी रही होगी। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि
क्या आपको पार्टियों में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि पुरजोर ताकत चलिए आखिर में लगा दी जाए, या फिर ये वो फाइट है जिसमें सब पार्टियां कह रही है 300 ज्यादा लाएंगे, 300 से ज्यादा लाएंगे, तो बहुत स्ट्रांगली 300 से ज्यादा कौन लाए जरा पता लगा दिया जाए। दोनों में से क्या मामला है? देखिए ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एक खास बात यह है कि इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका कम होती जा रही है। कार्यकर्ताओं से सीधा कोई भी नेता हैं बड़े, वो वहां जाके रुकते नहीं है रात में, कार्यकर्ताओं सीधा संवाद नहीं, कंपनियों के सहारे, पीआर के सहारे सारा काम हो रहा है। तो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कमी बीजेपी में भी है, चूंकि जो अमित शाह जी की कार्यशैली है और प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है, तो जो नाराजगी हो भी थी। यही हाल समाजवादी पार्टी के भी साथ यही दिक्कत है कि अखिलेश जी ने तो खुद ही माना है कि हमारी कमजोरी थी जो झगड़ा हुआ पार्टी का, इसकी वजह से मजबूरी में राहुल गांधी से या कांग्रेस से उनको हाथ मिलाना पड़ा। मायावती जी की भी हाल यही है कि वो वर्कर से, आम वर्कर से मिलती नहीं, पब्लिक से मिलती नहीं। ये भी कहा जाता है कि पैसे वाले को टिकट देती है। तो ऐसे में जनता से जो पूरा कार्यशैली है उसमें दूरियां तो है। तो सभी को लगता है कि भाई कोई कसर रह न जाए, तो अंतिम क्षण तक एक एक सीट के लिए, क्योंकि एक ऐसी भावना बन गई थी लोगों की कि हंग असेंबली आ रही है, तो उस डर से सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले लें, ताकि अगर हंग असेंबली आती है तो भी बार्गेनिंग का हमें एक मौका रहे। अच्छा घनश्याम तिवारी जी, देखिए आपकी तरफ से ये फाइट छेड़ी गई थी कि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताने की कोशिश की अपने संसदीय क्षेत्र से वो बड़ा भव्य रोड शो करके कि आप होंगे यूपी के लड़के, मैं हूं काशी का लड़का? देखिए, मुझे रोड शो से क्या मतलब। इस देश के प्रधानमंत्री ने जितनी कैबिनेट मीटिंग इस साल की है उससे ज़्यादा इलेक्शन मीटिंग की है, जितना समय संसद में दिया है उससे ज़्यादा इलेक्शन के मंच पर दिया है। तो इस रोड शो से वो किसान जो मर रहा है उसका तो कुछ भला हुआ नहीं। हमारा तो फर्ज बनता है कि हमने 5 साल जो काम किया जनता को बताएं, अपने विकास के बारे में बताएं, अपनी सोच के बारे में बताएं, अपने गठबंधन के बारे में बताएं और उसको पारदर्शी ढंग से सामने रखें। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो प्रधानमंत्री 3 साल में 3 बार अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो चुनाव से पहले 3 दिन जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद मैं ये समित पात्रा जी कह रहे थे एग्जाम के बारे में, तो मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी बहुत कम पढ़ाई करता है। उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरे हैं सर, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आपने बहुत शानदार काम किया है। उत्तर प्रदेश के किसान आज जो है मरणासन की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी की है। सब्जियां बिक नहीं रही है। कल आपके या किसी चैनल पे खबर थी कि 2000 किलो आलू 10 रुपए में बिका है। तो ये जो नोटबंदी इन्होंने की है और व्यवस्था चरमरा गई है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ नोटबंदी से। चलिए मैं फर्ज करती हूँ सर कि नोटबंदी की वजह से दिक्कत हो गई है, कैश मार्केट में नहीं है, मैं मान लेती हूँ, फर्ज करती हूँ मैं इस बात को लेकर। तो नोटबंदी से पहले उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरा होगा फिर तो? अरे उसके लिए हम जवाबदेह हैं, हम काम करेंगे उसके लिए। हम कह तो रहे, हम भाग तो नहीं रहे, हम ये झूठ तो नहीं कह रहे कि देखो हमने नोट बंद कर दिया, तुम लाइन में खड़े थे लेकिन देश आगे बढ़ गया। ये कैसा देश आगे बढ़ गया जिस देश की 100% जनता लाइन में खड़ी हो, 86% पैसा वापस आ गया। इतने ईमानदार तो है कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसानों के लिए ही काम किया है, आगे काम करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, रखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने दुनिया बदल दी। डॉक्टर पात्रा, ये नाक की लड़ाई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से रूबिका जी, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के विस्तार के लिए। और ये अच्छी बात है, आप भी मानेंगे कि अगर हमारी पार्टी चुनाव को सीरियसली लेती है। और अभी जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आजकल कार्यकर्ता नहीं होते हैं क्योंकि बड़े नेता जमीन पर उतरते नहीं हैं। आप खुद देखिए, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी नदारत हैं, मगर हमारे लिए तो ये अच्छा विषय है कि खुद प्रधानमंत्री जी भी समय दे रहे हैं, अमित भाई शाह वहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए, जिस पार्टी का अध्यक्ष खुद डेरा जमा के जहाँ पे चुनाव है वहाँ रुके, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है। और इसके लिए मैं धन्य मानता हूँ कि मैं अपने आप को कि मैं बीजेपी में हूँ। दूसरी बात, जहां तक किसानों का विषय है, बुंदेलखंड एक इतना बड़ा विषय बना है पूरे भारतवर्ष के एग्रीकल्चर में कि देखिए, बुंदेलखंड के 2 हिस्से, एक भाजपा शासित मध्य प्रदेश में जहां एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से अधिक है, और आप इसको दिखाइए। सर मैं बीच में, सर ये आपको मैंने पूरा सुना, सर मैंने आपको पूरा सुना, कृपया करके आप अपने टर्म पे फिर मेरा झूठ को एक्सपोज करिएगा, पूरा सुन लीजिए। और एक सपा शासित उत्तर प्रदेश में जहां 4 से कम 3.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए, बीजेपी जहां आती है वहां तो, और जी न्यूज़ ने भी मैं डिबेट किया हूं,
65 रुपए 70 रुपए किस प्रकार का ये लोग कंपेंसेशन किसानों को दे रहे थे आज से 1 साल पहले, आपने भी देखा होगा। और तीसरी बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि बनारस में क्या काम किया है। जब आपने ब्रेक में मुझे कहा था कि रिसर्च कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे कोरा करके कमिटी ये होती है नेट में, जहाँ लोग अपना अपना बीती लिखते हैं, मैंने वहाँ से पता लगा कि रोड्स जो पहले रोड 1 साल में बह जाती थी बारिश होते ही, वो इस बार बही नहीं है। क्लीनलीनेस 80 घाट, DLW, BHU में क्लीनलीनेस देखिए, रेलवे स्टेशन की क्लीनलीनेस देखिए। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बना है, ट्रॉमा सेंटर अभी बनाया है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो टेक्सटाइल के लिए है, वीवर्स के लिए है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड टाइम में स्थापित किया। महामन्ना एक्सप्रेस, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल एक पोर्शन ऐसा है अभी बनारस में। ठीक है, ये तो आपने गिना दिया डॉक्टर पात्रा, ये तो गिना दिया आपने क्या किया, लेकिन जो रामदत्त त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ठीक है सर, ये जो काम किया आपने गिनाया, ठीक है, ये सारे काम किए आपने। अब मुझे उनके बारे में बताइए जो आपने नहीं किया है। बुनकरों की समस्या भी रामदत्त त्रिपाठी जी ये बता रहे थे कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप बार बार बातें करते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ है सर? यहाँ क्यों गायब है काशी में? क्यों आदमी जो है या जो कलाकारी करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्यों? ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का मैंने अभी जिक्र किया है, और वो वीवर्स के लिए ही है, बुनकर के लिए ही है, टेक्सटाइल के लिए ही है, उसको बढ़ावा देने के लिए। और स्किल के लिए जिस प्रकार से अभी खुद आप देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र में स्किलिंग को डेवलप किया है बुनकरों के लिए, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। और मैं तो बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा आप 5 साल बाद हमसे हिसाब ले लीजिएगा। अभी 5 वर्ष का हिसाब देने का समय। गायत्री प्रजापति पे, दिल्ली सहारनपुर रूट पे 1700 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ, वो सब समाजवादी पार्टी सरकार की है। अखिलेश जी अभी इसका हिसाब देंगे कि 1700 करोड़ रुपए आखिर एक पूरा का पूरा सड़क केवल कागज में। डॉक्टर पात्रा, आप ये कह रहे हैं कि भाई 2.5 साल में यहाँ जो कुबेर हैं, ये जो काम करने वाले हैं, बुनकर हैं, वो एकदम धनवान हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं, कंगाल थे और अब जो हैं कुबेर हो गए हैं यहाँ पर, ये मान लूं अब मैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए 2.5 साल में कोई कुबेर कैसे हो जाएगा? और यही सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये 2.5 साल में धनवान क्यों नहीं? अरे देखिए 2.5 वर्ष में कोई कुबेर कैसे हो जाएगा? हम मेहनत कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल भी रहे हैं। मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट गिना दिए जो कि कम समय अवधि में एक टेक्सटाइल सेंटर खड़ा कर देना। ठीक है सर, घनश्याम तिवारी जी, 2.5 साल में कैसे चीजें बदल जाती है? 2.5 साल में तो टाइम लगता है ना, आपके पास तो अच्छा खासा टाइम था। 5 साल थे सर, 5 साल में प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, यूपी देश में 19वें नंबर पर है उस पे। 2014 और 15 में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की आधी है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी यूपी देश अगर बात करें तो देश में 21वें नंबर पर आता है। शिशु मृत्यु दर अगर मैं कहूँ, पढ़ रही हूँ, यूपी देश में 17th नंबर पर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश में 18वें नंबर पर यूपी आता है। रोजगार में यूपी देश में 20वें नंबर पर आता है। बिजनेस रैंकिंग में यूपी देश में 14वें नंबर पर, 14th नंबर पर आता है। ये सब मैंने आपको पढ़ के बताया। 5 सालों में बताइए क्या कर दिया आपने? मैं स्वागत करता हूं, मैं चाहता हूं कि डिबेट इस पे हो। हमारे विकास का विजन बहुत बुनियादी है कि यूपी में अगर हमें औद्योगिकीकरण करना है तो सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। उस पर हमने काम किया। सड़कों को हमने अपने काम का ही नहीं, चुनाव का भी आधार बनाया है। दूसरा, हमने कहा कि बिजली यूपी में हर जगह उपलब्ध होगी, हर व्यक्ति और हर उद्योग के पास उपलब्ध होगी, तभी यूपी विकसित होगा। उसको हमने अपने काम का भी आधार बनाया, चुनाव का भी आधार बनाया। आपने बच्चों की बात की, हम कुपोषण से लड़े। जब हमने देखा कि हम घरों तक पहुंच के कुपोषण से नहीं लड़ पाए तो हमने स्कूलों तक पहुंचने की मुहिम चलाई, और इस बार के घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम स्कूलों में दूध देंगे, घी देंगे, ताकि हम कुपोषण से लड़ें। ये लड़ाई पारदर्शी है और ये बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ लड़ी जानी चाहिए। इसको कोई ताल ठोक के नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी 2014 के मंच से कहते हैं कि मैं सरकार में आऊंगा और सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कुबेर बना दूंगा। जो अब संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए 2.5 साल में। अरे साहब, ये 100 दिन में लोगों को 15 लाख रुपए देने वाले थे, और अब ये कह रहे हैं 2.5 साल में कुबेर कैसे बन जाएगा? इस देश में प्रधानमंत्री जी काम को छोड़ के सारी चीजें करते हैं। इन्होंने तरह तरह के करप्शन बनाए, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन है बड़बड़ाना, कि आप बड़बड़ाते रहिए। सैनिक मर रहा है, भाषण दीजिए। किसान मर रहा है, भाषण दीजिए। मत बताइए मैंने क्या काम किया, ये बताइए मैं 5 साल बाद बताऊंगा। लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये जो मोदी जी आज बनारस में है, ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की बनारस से विदाई यात्रा है, बहुत ही भव्य थी। जितना भी ये भगवान को प्रणाम कर ले, लोहिया जी का नाम अभी आप गठबंधन के बाद तो मत लीजिएगा।
लोहिया जी का नाम आप हमने शुरू में कहा था जो पार्टियां जनता को बुनियादी मुद्दों से हटाना चाहती हैं वही शमशान कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहे लोहिया जी, और आप सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं सर, इतना तो समझ लीजिए, इतना तो समझ लीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी, ये तो सब काम गिना रहे हैं भाई, आप अभी अंपायर की तरह हैं, अंपायर की तरह है ना सर। हमारी भूमिका जरा अभी जी 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 अंपायर तो नहीं है, लेकिन हमारी जवाबदेही कम है क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है और प्रदेश में इनकी सरकार है। घनश्याम भाई अभी दुनिया भर के काम गिना रहे थे। अब आपने लड़ना छोड़ दिया है सर? हाँ, किससे? नहीं, आपने कहा ये लड़ाई तो इन दोनों की है, अब तो आपने लड़ाई छोड़ दी है। नहीं, मैंने कहा कि जवाबदेही इन दोनों की है, जिनकी सरकार केंद्र में है और जिनकी सरकार प्रदेश में, उनकी जवाबदेही है। लड़ेंगे क्यों नहीं, हम तो चुनाव ही लड़ रहे हैं और पूरा बहुत फियर्स भीषण चुनाव लड़ रहे हैं। घनश्याम भाई ने अभी तमाम सारे अपने काम गिनाए, लखनऊ को इन्होंने चमका दिया, सब कर दिया। एक काम ऐसा बता दें जो इनका पूरा हो। इनका कैंसर इंस्टीट्यूट अधूरा, इनका स्टेडियम अधूरा, इनका जेपी कन्वेंशन सेंटर अधूरा, इनके जो IT सिटी है वो अधूरी। मतलब जिसको देखो वो यही कहता है कि हम ये कराएंगे। प्लीज घनश्याम भाई ये बताइए आपने क्या करा दिया है? कौन सा अस्पताल, कौन सा स्कूल, कौन सी IT सिटी, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी व्यवस्था ऐसी करा दी जिसमें किसी एक आदमी को जाके उसको फायदा मिला हो? उसने उस आपकी दी हुई सुविधा ने उस आदमी को टच किया हो, उसके बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, मैं स्वागत करता हूं। फायदा मिला हो जी, स्वागत करता हूं। बताइए, अच्छा सवाल है। जब हम सरकार में आए थे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, CMO मर रहे थे, हमने 102 और 108 की व्यवस्था को जमीन से खड़ा कर दिया और आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए उसका लाभ उठा रहे हैं। इसका हमें गर्व नहीं है, इसकी खुशी है कि जनता को लाभ मिल रहा है। जब सरकार के लिए वोट डालती है तो कुछ मिलना चाहिए ना, उसकी हमें खुशी है। दूसरी चीज कि हमने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने से कहा था कि उत्तर प्रदेश को बिजली पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। हमने बिजली पहुंचाई, लेकिन हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमारा 56 इंच का सीना है। हमें खुशी है जब जनता काम करने का मौका देती है तो उसे ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना चाहिए, ये कहना चाहिए देखिए हमने ये काम किया और ये कहना चाहिए हम ये आगे काम करना चाहते हैं। कहां आप शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम बिजली, इस तरह की बातें करते हैं? बताइए। आज प्रधानमंत्री जी मंच से कानून का उल्लंघन करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी वोट डालने जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। ये कैसी राजनीति है कि इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? प्रधानमंत्री जी के पास रोड शो का परमिशन नहीं था। पीयूष गोयल इतने सीनियर मिनिस्टर, वो पुलिस वालों से लड़ते भिड़ते नजर आते हैं कि हमारा जहां मन करेगा वहां हम डंडे झंडे लगाएंगे। बताइए, आज प्रधानमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी और देश का हर मंत्री कार्यकर्ता बना हुआ है और उसको सिर्फ वोट की फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं है। सर घनश्याम तिवारी जी, जब आप ये सारे डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे तो पता नहीं एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। जब आप ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बार बार मेरे सामने एक चेहरा जा रहा था। आपको पता है वो एक मंत्र था, वो आप वाले प्रजापति गायत्री मंत्र की मैं बात कर रही हूँ। आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। धड़ल्ले से वो आदमी घूमता है, वोट करता है, मीडिया से बात करता है और अचानक गायब हो जाता है। और आप कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त यूपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपराधी के साथ हैं आप। देखिए, पहली चीज तो मैं पला बड़ा हूं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, जिसका मतलब ही ये होता है कि हे ईश्वर हमें सदमार्ग पे ले चलो। तो मैं गायत्री प्रजापति जी को गायत्री मंत्र से नहीं जोड़ता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, आज 6वें फेज का मतलब आप मान लेना सर, आप मान लेना कि उस शख्स को इस पूरे के पूरे मामले से जोड़ना नहीं चाहिए। गड़बड़ी तो है। गायत्री मंत्र को किसी मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं स्टूडियो में मंत्र पढ़ने के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं जो भगवान को की पूजा करता हूं मैं बड़े मन से करता हूं, लेकिन मैं स्टूडियो में नहीं करता हूं भगवान की पूजा, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रदेश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तो जो गायत्री जी को आप सर पे बैठा के घूम रहे हैं, इस पे बोल दीजिए ना, भगवान को छोड़िए, आप भगवान को कहां मानते हैं? प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि किसी के ऊपर आरोप लगा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसमें मैं चाहूंगा कि आप जनता को दिखाएं, भक्तों पे गोली चलाना हमारा ड्यूटी है। आप कहां भगवान को मानते हैं, बताइए। ठीक है, आपके कहने से मेरे भगवान छोटे या बड़े नहीं होते हैं। मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रदेश के ऊपर बड़ा सवाल है, कानून का फर्ज होता है छोटे बड़े नहीं, प्रशासन का फर्ज होता है कि सबसे कमजोर आदमी को प्रोटेक्ट करे और जिसने गलत किया है ड्यू प्रोसेस से उसे प्रोसिक्यूट करे। अरे ड्यू प्रोसेस कहां सर? अगर कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी, साहब मजे में जाते हैं, वोट करते हैं, वहां पे पूरा काम निपटवाते हैं वोटिंग का अमेठी में, और फिर गायब हो जाते हैं।
और आपकी बात पूरी पुलिस सिर्फ करने दीजिए। देखती है इत्मीनान से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई बयान देता है ऐसा, मैंने अभी तक ये बयान नहीं देखा है, आप दिखा दीजिए जनता को कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा है कि फलाना अभियुक्त फरार हो गए हैं। मैंने ये बयान नहीं देखा। मैंने सिर्फ इतना बयान देखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि हमने सबूत जुटाए हैं और हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जब हमें कोर्ट में अभियुक्त को पेश करना होगा, हम पेश करेंगे। सर, आपकी सारी बातें बेमानी हो जाती है क्योंकि अभी वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, केसेस उनके ऊपर गैंग रेप के चल रहे हैं। आपकी कोई भी बात यहाँ पर बेमानी हो जाती है, आपका किसी भी तरह का एक्सक्यूज और लॉजिक काम नहीं करेगा सर। क्योंकि सीएम, यूपी के सीएम उनके लिए बकायदा वोट मांगने के लिए गए थे और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। गायत्री प्रजापति के पता ही नहीं है कहीं। अगर उनको टाइमली गिरफ्तार नहीं किया तो ऐसी 2-4 घटनाएं वो फिर अंजाम दे देगा। और आप कहते हैं कि अपराध मुक्त करेंगे। सर प्लीज सर, फिर मुझे आप जब आप बात करेंगे ना जितेंद्र त्रिपाठी जी, तो आप भी दूध के धुले नहीं है। आपकी पार्टी तो बकायदा गंगा बन जाती है। मुख्तार अंसारी का भी दिखाइए। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी को लाके ऐसे आदमी खुले में घूमेंगे तो सर आपके तो चुनाव लड़ रहे हैं। को नहीं जानते क्या? ब्रजेश सिंह के भतीजे को नहीं जानते? वही बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब इस मामले में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। 2 शब्द बोलिए। अपराधियों को टिकट देने के मामले में आप एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, बराबर खड़े हैं। चाहता हूं कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। डॉक्टर पात्रा 10 सेकंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत टाइम ले चुके हैं। ये दूध के धुले क्यों बनते हैं? ये दूध के धुले क्यों बनते हैं? डॉक्टर पात्रा 10 सेकंड सर, जल्दी से। 1 सेकंड देखिए, क्योंकि घनश्याम जी पढ़े लिखे हैं, बहुत उन्होंने बड़ी शिक्षा ली हुई है। मैं एक बात दिखाना चाहता हूं। परसों इकोनॉमिक टाइम्स से एक बड़ा आर्टिकल छपा स्वामीनाथन अय्यर का, और उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 5% ग्रोथ रेट दिया 5 वर्षों में। 5%। पूरे हिंदुस्तान का सबसे खराब ग्रोथ अगर आपने किया है तो उत्तर प्रदेश में किया है। और आप यहां सुबह से शाम तक खाली विकास करने से कुछ नहीं होगा साहब। जाके गायत्री प्रजापति को कम से कम जाते जाते ढूंढ के तो जाइए। ठीक है सर, हम आएंगे और हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है सर, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो जनता पर छोड़ दीजिए, 11 मार्च को हम पता कर लेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए।